ओम आनो भद्राः स्वतवो यन्तु विश्वतः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए मैं आज यहाँ पर स्वयं को आमंत्रित किए जाने के लिए पूरे संस्थान परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ और फिर अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हिंदी माध्यम में संस्कृते अपि वक्तुं शक्नोमि, परन्तु यादृशी गति अपेक्षिती अस्ति। तादृशी गति अभ्यासवशात् न वर्तते, अतएव हिंदी माध्यमे स्वकीय वार्ता वच्मि। मेरे परिचय की बात हो रही थी। मैं आप सबको बता दूं कि आपके जैसे मैं भी एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और 5वीं कक्षा तक मैंने घर से पढ़ाई की। उसके बाद पारंपरिक गुरुकुल से पहले महर्षि आश्रम से कर्मकांड की पढ़ाई की। उसके बाद भोपाल में एक स्थान है गुफा मंदिर, वहाँ लाल घाटी पर, वहाँ से मैंने पूर्व मध्यमा उत्तीर्ण की और उसके बाद फिर पूर्व मध्यमा के बाद उत्तर मध्यमा यानी प्राक शास्त्री का प्रथम वर्ष भी मैंने वहाँ से उत्तीर्ण कर लिया था। उसके बाद फिर मुझे जानकारी लगी कि भोपाल में एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी है, क्योंकि वहाँ के कुछ जो हमारे अग्रज थे वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। तब ये परिसर चलता था अरेरा कॉलोनी में और तब इसे विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, संस्थान इसका नाम नहीं पड़ा था। तो तब सामान्य रूप से ये बातचीत प्रचलित थी कि चलो विद्यापीठ में पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई वहाँ पर अच्छी होती है। लालघाटी में भी पढ़ाई अच्छी होती थी, बट वहाँ पर जो पढ़ाई की दिशा थी वो कर्मकांड पर ज़्यादा सीमित थी और जो विद्यार्थी थे वो पढ़ते थे, कर्मकांड सीखते थे और ज़्यादातर वहीं पर लग जाते थे। तो मेरी रुचि उतनी ज़्यादा कर्मकांड में नहीं थी। जब भी मैंने कर्मकांड पढ़ा था और मैं पढ़ाई में अच्छा भी था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे विद्यापीठ आने का अवसर मिला। तो पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष अर्थात 11वीं उत्तीर्ण होने के बाद मैंने घर वालों को विश्वास में लिया। उन्हें बताया कि मुझे फिर से पूर्व मध्यमा प्राक शास्त्री प्रथम में प्रवेश लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने जानकारी ली तो पता लगा कि आपको प्राक शास्त्री प्रथम PS प्रथम में ही प्रवेश लेना पड़ेगा, द्वितीय में नहीं मिलेगा डायरेक्ट। तो फिर मैंने तब अपने करियर को 1 साल पीछे किया और संस्थान आए प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष में। लेकिन वो 1 साल ने मुझे इतना कुछ दिया कि आज मैं उस तरफ बैठने से इस तरफ आ गया। और ये मतलब हमारे लिए एक दिशा निर्देशन का भी कार्य करता है कि यदि आपको अपने करियर में सही समय पे सही निर्णय लेने हो सकता है वो उस समय गलत लग रहा है, लेकिन यदि आप अपने निश्चय पर अटल हैं और आपको अगर अपने मन में विश्वास है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो अंततोगत्वा आप उसे सही साबित कर पाएंगे, तो पास के नुकसान की अपेक्षा दूर के लाभ के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये चीज़ मतलब उस समय मुझे विचार नहीं है। अगर उस समय मैं 1 साल अपने करियर का पीछे नहीं करता और वापस से प्राक शास्त्री प्रथम में प्रवेश नहीं लेता तो शायद जहाँ मैं आज हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। कारण ये था कि हम सबकी मतलब संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ समस्याएं ये रहती हैं कि पारिवारिक परिस्थितियाँ हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती। लगभग हम सभी लोग पिछड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। मतलब हमारी हो सकता है सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी हो, बट पारिवारिक परिस्थितियां हमें अनुमति नहीं देती कि हम बहुत ज़्यादा आगे पढ़ाई कर पाएँ। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ पे छात्रवृत्ति भी मिलती थी, तो छात्रावास की सुविधा भी थी। शुरू में उलझन नहीं थी, क्योंकि तब तक संस्थान की ये बिल्डिंग तो बनके तैयार हो चुकी थी, बट जो हमारा कवि भास्कर छात्रावास है वो तैयार नहीं हुआ था। तो संस्थान क्या करता था कि किराए के कमरे मतलब बिल्डिंग ले लेता था पूरी की पूरी और उसके बाद विद्यार्थियों को दे देता था। तो उसमें भी मेरिट का सिस्टम होता था कि जो मेरिट में आ जाते थे, तो हमें तो शुरू में मिल गई थी, लेकिन हमारे को साथियों को नहीं मिल पाई थी। लेकिन जैसा कि अपने संस्कृत जगत में प्रचलित है कि हम सभी का ध्यान रख के चलते हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि ब्लैक में समाहित कर लेते थे सबको। जिनको कमरे नहीं मिलते थे उन्हें भी अपने कमरों में रखते थे। ये चीज़ सबको पता थी, लेकिन ये चीज़ ये थी कि स्पष्ट नियमों में नहीं थी। फिर उसके बाद छात्रावास बन गया तो फिर यहीं पे आ गए और प्राक शास्त्री प्रथम और प्राक शास्त्री द्वितीय, ये 2 वर्ष जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि वहाँ से पढ़ाई की दशा और दिशा बिल्कुल बदल गई थी। अब समस्या ये थी कि जब हम आए थे तब हमें इंग्लिश में सिर्फ ABCD आती थी और कुछ नहीं आता था। इसके अलावा आधुनिक विषयों से भी बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था। मेरी व्यक्तिगत रुचि थी तो मैं अखबार पढ़ता था, बट इतनी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि हम किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर पाएँ।
हमारे संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना किसी मूड की भी प्रवृत्ति किसी काम में नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आज आप सब लोग आए हैं तो उनमें से कुछ तो इस प्रयोजन के साथ आए होंगे कि अगर ये वास्तव में प्रेरणा सत्य है तो आपके लिए कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। बाकी बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे भी हों जो अनिच्छा के कारण सिर्फ इसलिए आए हों कि छात्रावास में रह रहे हैं तो जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसा बहुत होता था और अब तो इन कार्यक्रमों की अधिकता हो गई है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर एक व्यक्ति भी इस सत्र से प्रेरणा लेके जाता है तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और चूंकि मैं खुद भी आपके स्थान पर बैठता था तो मतलब हमारे बीच में कोई औपचारिकता भी नहीं है। अगर आप इस कार्यक्रम से कुछ लेके नहीं भी जाते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर एक या दो व्यक्ति भी कोई इससे प्रेरणा लेके और उस प्रयास में उतर गए और उन्हें ईश्वर ने सफल किया तो मेरे लिए यहाँ आना सफल होगा। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि प्रयोजन की बात मैंने की, तो प्रयोजन हमारे सामने होना चाहिए। जैसे कि आज आप सभी लोग हैं, कुछ प्राक शास्त्री के बच्चे होंगे, कुछ शास्त्री के होंगे, कुछ उनसे ऊपर की कक्षाओं के भी होंगे। जब मैं यहाँ आया तो मेरे सामने एक प्रयोजन स्पष्ट था कि मुझे यहाँ पे रुकना नहीं था। और जीवन में मतलब अब चाहे ईश्वर की नियति कह लें, चाहे पारिवारिक परिस्थितियां कह लें, चाहे कुछ कह लें, मेरा एक स्थान पे कभी रुकना हुआ नहीं। इससे पहले भी मैं 3-4 आश्रमों में पढ़ के आया था और इसके बाद प्राक शास्त्री के बाद मैंने व्याकरण शाखा में शास्त्री में प्रवेश लिया। तो व्याकरण शाखा से जैसे तैसे करके हमने शास्त्री उत्तीर्ण की, जैसे तैसे मतलब ठीक ठाक विद्यार्थी थे हम, ऐसा नहीं कि बहुत नकल मार के पास किए। तो शास्त्री करने के बाद एक प्रश्न ये था कि आगे क्या किया जाए, और ये मतलब मेरा प्रश्न नहीं है, ये लगभग हम सभी स्नातक के बच्चों का प्रश्न है। क्योंकि ये एक चुनौती होती है कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, और आप अपने आप को जब शास्त्री खत्म होती है तब आप इस स्थिति में पाते हैं कि आपके सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचते हैं कि आप क्या करें। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है, अगर आप 10वीं के बाद घर से निकले हैं तो 5 साल, और अगर 12वीं के बाद घर से निकले हैं तो 3 साल। ये ऐसा समय होता है कि परिवार वाले आपको देते हैं और लगभग सभी जगह प्रचारित करते हैं कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ने गया है। लेकिन ये 5 साल और 3 साल अगर आपने दे दिया, उसके बाद उनकी उम्मीद होती है कि अब हमें कुछ वापस मिलना चाहिए। उसके बाद वो लगभग हाथ खड़े करने लगते हैं और या फिर ये अपेक्षा करने लगते हैं कि आप अपने स्तर से कुछ करना शुरू करें। और ये लगभग सभी के साथ स्थिति होती है। लड़कियों के साथ ये स्थिति होती है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शादी के अवसर देखे जाने लगते हैं। लड़कों के साथ ऐसा होता है कि कई बार वो स्वेच्छा उन्हें मिल जाती है तो 1-2 साल और मिल जाते हैं, लेकिन उनके साथ जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा आ जाता है कि क्योंकि घर में कभी कोई बड़ा है या कोई छोटा है या किसी के माता पिता बीमार हैं, किसी के माता पिता नहीं हैं। कुल मिला के हम सबकी परिस्थितियाँ, जितना मैं खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की ऐसी होती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होते कि आप उच्च शिक्षा में भी जाएं या पढ़ाई करें। तो सबके सामने एक विकल्प तो ये बचता है जो कि सर्वसुलभ विकल्प है कि बीएड कर लें और शिक्षक बनने की दिशा में अग्रसर हो जाए। लेकिन उसमें भी समस्या अब तो हालांकि थोड़ी सी कम हो गई है। पहले जब हम थे तब सीटें बहुत लिमिटेड होती थी और जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है वो भी बहुत आसान नहीं होती थी। पुराने गुरुजी भी बैठे हैं जिन लोगों ने बीएड की है, ये समझ लीजिए आप कि अब तो परीक्षा का पैटर्न भी आसान हो गया है, चीज़ें आसान हो गई। नहीं तो पहले बहुत मारामारी होती थी बीएड के लिए। बीएड में जब हम लोग गुफा मंदिर पे थे तो वहाँ से मुश्किल से 1 या 2 लोग बीएड कर रहे थे। जिन लोगों को बीएड में प्रवेश मिल जाता था उन्हें ऐसा माना जाता था कि ये मोस्ट जीनियस पर्सन है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है बीएड में प्रवेश मिलना। धीरे धीरे बाद में हमारे बैच तक भी ये था कि बीएड में आसानी से प्रवेश नहीं मिलता था। अब की स्थिति शायद थोड़ी दूसरी हो गई है कि लगभग मिल जाता है अगर आप प्रयास अच्छा करते हैं तो ये जो विकल्प था कि शिक्षक बनना है, ये भी सबके लिए उतना सुलभ नहीं था। तो मेरे सामने 2-3 चीज़ें थी कि मैं या तो बीएड में प्रवेश ले लूँ या मैं उच्च शिक्षा के लिए आगे जाऊँ या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूँ। तो एक घर वालों की जो चिंता रहती है वो ये रहती है कि अब आगे पढ़ाई का रिस्क तो ले रहे हो लेकिन सफल होगे इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि किसी चीज़ की कोई पूरी 100% गारंटी नहीं होती है। तो फिर जब मैंने उन्हें विश्वास में लिया तो एक प्रश्न ये आया कि तुम पहले 1 साल खराब कर चुके हो। तो मुझे लगा कि सही बात है, ये वो भी कह रहे हैं, क्योंकि तब तक जब तक शास्त्री हुई थी तब तक हाथ में कुछ नहीं था।
तो मैंने उनकी संतुष्टि के लिए बीएड की परीक्षा भी दी और मतलब मेरा प्रवेश भी हो गया था अच्छी खासी, जो पूरा संस्थान ने ली थी उस साल परीक्षा। पहले शायद संयुक्त रूप से होती थी, एक बार विद्यापीठ तिरुपति लेता था, एक बार एलबीएस लेता था और एक बार संस्थान लेता था। तो उस बार संस्थान ने ली थी और मेरी ऑल ओवर संस्थान में चौथी रैंक आई थी, मतलब भोपाल परीक्षा में पहली रैंक आ गई थी। तब चौधरी मैडम प्रभारी थी, उन्हें पता चला तो तब तक मेरा लगभग प्लान बन गया था कि मैं जेएनयू जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ से पहले काफी लोग गए थे और लगभग सब में एक बात कॉमन थी कि जाने के बाद सबका जेआरएफ निकल गया था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वो चीज एक ऐसी थी जो प्रेरणा देती थी। प्रेरणा क्यों देती थी? क्योंकि उच्च शिक्षा से ज्यादा प्रेरणा ये थी कि उसमें छात्रवृत्ति मिलती है और अभी तक की हमारी जो नींव रहती है वो ये रहती है कि हम कैसे भी करके अर्थ का उपार्जन करें। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जेआरएफ मिल जाएगा तो फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी तो मेरा ये प्लान था कि आगे चल के मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर लूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी। तो ये सोच के मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया और तब तक जेएनयू का परिणाम नहीं आया था, बीएड का परिणाम आ गया था और यहाँ काउंसलिंग की लास्ट डेट थी। फिर काउंसलिंग की लास्ट डेट तक भी मैंने एडमिशन नहीं लिया, तो सबको पता चल गया। फिर चौधरी मैडम थी, उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता है, तुम्हारी तो पहली रैंक आई है तो क्यों नहीं ले रहे हो, पैसे वाली बात है तो मुझसे ले लो। अब मैं मन में तो मेरे था कि पैसे वाली तो बात है लेकिन मैंने मैडम को नहीं बताया। जैसे कैसे करके बस 5,000 रुपये करके मैडम ने जबरदस्ती बोले कि तुम एडमिशन ले लो और एडमिशन करा दिया। और एडमिशन कराने के 3 दिन बाद जेएनयू का रिजल्ट आ गया, तो जेएनयू में भी हो गया। तो तब से लेके उस बैच के 2 साल तक मेरा रोल नंबर और नाम बोलता रहा, मैं कभी क्लास नहीं गया क्योंकि एडमिशन हो गया था तो रोल नंबर भी अलॉट हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने जेएनयू की रास्ता चुना। जेएनयू में जाने के बाद जेएनयू का एक चीज अच्छी है, बाकी सब चीजें बुराई करते हैं लोग कि भाई कन्हैया कुमार जैसे लोग वहां से निकले हैं, देशद्रोही बातें होती हैं, बट वहाँ पढ़ाई का माहौल है, मतलब वहाँ सभी प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। जैसे पढ़ने वाले लोग पढ़ाई करते हैं, मस्ती करने वाले मस्ती करते हैं, पार्टी करने वाले पार्टी करते हैं, घूमने वाले घूमते हैं। जिसको जो काम करना है वहाँ पूरा स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी है। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पढ़ाई होती है। वहाँ पे आपको लाइब्रेरीज कभी खाली नहीं मिलेंगी, अपनी लाइब्रेरी इसके ऊपर है, बहुत कम कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ 1-2 सेंट्रल लाइब्रेरी है, मतलब जहाँ पे सभी लोगों के लिए कॉमन स्पेस है। इसके अलावा हर विभाग की, हर स्कूल की अपनी अलग अलग लाइब्रेरी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी मस्तीखोरी होने के बाद भी, आप किसी भी टाइम किसी भी लाइब्रेरी में चले जाएंगे, आपको सीट तभी मिलेगी जब कोई उठ के दूसरा चला जाएगा। मतलब पढ़ाई की ये स्थिति है। ये देख के बहुत प्रेरणा मिली, इतने सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सीरियसली पढ़ने जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हर जगह रहती है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ जाएंगे, चाहे पढ़ाने वाला आपका अध्यापक कैसा भी हो। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे आपको फिर स्वयं शुक्राचार्य बृहस्पति में से कोई भी आगे पढ़ा रहा हो। तो ये स्थिति लगभग सभी जगह रहती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और ये चीज हो सकता है सुनने में बहुत आदर्शवादी लग रही होगी, लेकिन मैंने तो प्रैक्टिकली इस चीज को जिया है। तो इसलिए आप लोग भी प्रयास ये कीजिए कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए, कुछ और अपनी राह देख लीजिए। क्योंकि जीवन में पढ़ाई भी सिर्फ एक पक्ष नहीं होता है, बहुत सारे पक्ष ऐसे होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, जरूरी नहीं हो किसी भी विधा में अच्छा नहीं हुए। हमारे यहाँ थोड़ा समाज का परसेप्शन ऐसा है कि पढ़ने में अच्छा नहीं है तो दूसरे का उदाहरण दिया जाता है कि फलाने का बेटा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम क्या कर रहे हो अभी तक, उसके तो 80% बने, 85 बने, तुम्हारे कुछ नहीं बने, इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आप किसी और चीज में अच्छे हैं, लेकिन समस्या ये है कि आप समय रहते अपनी विधा या अपनी प्रतिभा को पहचान लें। और ये होता है आपके शास्त्री तक का समय, क्योंकि शास्त्री के बाद एकदम से दबाव बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर मतलब आपको समय नहीं मिल पाता है ये चुनाव करने का कि आपको पढ़ाई करनी है या आपको पढ़ाई नहीं करनी है, घर को देखना है, परिवार को देखना है। और लगभग उस समय एक ऐसा रहता है कि जीवन में एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि फिर आपको निर्णय लेना पड़ता है। तब अधिकांश लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि छोटी चीजों में लग जाते हैं और फिर वहीं जाकर के वो सीमित कर देते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है जीवन की कि जहां आप अपने आप को व्यस्त कर लेंगे उससे आप फिर निकल नहीं पाएंगे, वही आपका समस्या भी बन जाएगा। तो अपने आप को व्यस्त ना करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए पहले कि हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनकर ही खुश हैं,
तो आपको शिक्षक बनने का ही प्रयास करना चाहिए, किसी और चीज़ का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शिक्षक बनने लायक नहीं है, आप में वो योग्यता नहीं है कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ, या वो आत्मविश्वास नहीं है कि मंच के खड़ा पाएँ, तो भी समय रहते अपनी प्रतिभा को पहचानें और जिस क्षेत्र में आपको रुचि लगती है, जो क्षेत्र आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ का चुनाव कर लेना चाहिए। लेकिन ये सब करना समय से पहले चाहिए। क्योंकि वही है कि देर हो जाएगी तो फिर समस्या आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी होगी। तो मैं अपनी यात्रा बता रहा था, तो फिर JNU में जाकर के हमने 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लगभग सभी चीज़ों पर ज्ञान जो अपेक्षित था, मतलब वहाँ सिलेबस भी ऐसा लगाया गया कि एक तो उससे सहायता मिली। फिर गर्मियों की छुट्टियों में मैंने लाइब्रेरी पकड़ी और लगभग 40 से 50 दिन 15 से 16 घंटे मैंने पढ़ाई की। वो मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा टाइम था। जब मैंने इतनी पढ़ाई की उसके बाद फिर मैंने कभी 16 घंटे पढ़ाई नहीं की, और एकमात्र लक्ष्य यही था JRF निकल जाए। क्यों निकल जाए? क्योंकि PhD में एडमिशन मिलेगा, पैसा मिलना शुरू होगा, घर पे भी भेज पाएंगे और अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। मेरे मूल में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि मुझे रुकना नहीं है। ये चीज़ मतलब संस्थान आके भी नहीं रुकी, JNU आके भी नहीं रुकी। JNU के बाद 1-2 पड़ाव हो रहा है वहाँ, और आज जिस पड़ाव पे हूँ वहाँ पे भी मेरा ये मानना है कि मुझे बहुत ही यहाँ नहीं रुकना है। अब ईश्वर का विधान है कि कितना आगे तक अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी हमारी सोच यही होनी चाहिए, मतलब मेरा अपना मानना है कि आप अपने आप को जहाँ पर सीमित कर लेंगे फिर उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। और आप सब लोग लगभग विद्यार्थी जीवन में हैं अभी, तो आपके लिए तो ये अपने पंख फैलाने का समय है, पंख समेटने का समय नहीं है। तो अभी से सपने बड़े देखना शुरू कीजिए और प्रयास कीजिए कि उनको सच करने की दिशा में आप कितने प्रयास गंभीर रूप से कर पाते हैं। क्योंकि ये चीज़ रहती है कि मोटिवेशन हमें मिल जाता है। ये सही बात है कि हो सकता है आप में से 8-10 लोग ऐसे होंगे जो मुझे देख के बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि मैं एकदम टिपिकल संस्कृत गुरुकुल से पढ़ा। उसके बाद मैंने अपने आप को सहायक बनाया, चीज़ें सीखी, जहाँ नहीं सीखी वहाँ अपनी गलती स्वीकारी, फिर से सीखी और सीख कर ये प्रयास किया कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं उस चीज़ में सफल हों। क्योंकि ये सिविल सेवाओं की परीक्षा है, ये भी बहुत श्रम मांगती है, मतलब इतना श्रम मांगती है कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में माना जाता है UPSC को, और राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में माना जाता है राज्य सेवा परीक्षा में, जिसमें कि मैं सफल हुआ। तो लेकिन ये श्रम मांगती है, समय भी मांगती है, धैर्य भी मांगती है, और ये सब चीज़ें हमारे साथ हमेशा नहीं रहती हैं। इसलिए उसके बाद हुआ ये कि JRF भी निकल गया। उसके बाद 2019 में मेरा MA कंप्लीट हो गया संस्कृत से। तो फिर JRF करने के लिए मैंने PhD का एंट्रेंस दिया। तो PhD में उस साल सीट आई 17, अप्लीकेंट थे 2000, आवेदक 2000, सीट 17, और एक तो एग्ज़ाम भी था, ऊपर से इंटरव्यू था। इंटरव्यू उससे पहले तक कभी दिया नहीं था। अब एक प्रेशर ये भी था कि जो हमें पढ़ाते थे गुरुजन, वो बड़े बड़े कॉलेजेस में या लोक सेवा आयोग वगैरह में परीक्षा मतलब इंटरव्यू लेने के लिए जाते थे, वो हमारे अध्यापकों का चुनाव करते थे। तो एक मतलब वो प्रेशर भी बहुत रहता था कि इन लोगों के सामने, भले इन्होंने हमें 2 साल पढ़ाया, लेकिन इनके सामने इंटरव्यू में बैठने का अनुभव कैसा रहेगा। तो वो एक डर बहुत ज़्यादा था। लेकिन वही है कि मैंने सोचा कि रुकना नहीं है मुझे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास विकल्प नहीं होता। अगर आप जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ छोड़ देंगे तो आप ये सोचिए कि आप जाएंगे कहाँ। अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बस की नहीं है तैयारी, आपने तैयारी छोड़ दी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या उससे कुछ बेहतर कर पाएंगे? अगर उससे कुछ बेहतर कर पाएंगे तो आपको तैयारी आज ही छोड़ देनी चाहिए, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। प्रेरणा सत्र का मैं ये बता रहा था कि ऐसे प्रेरणा सत्र, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, ये कहने के लिए कि आप मुझसे प्रेरणा लें, क्योंकि ये जो मंच है हमने भी बहुत सुना है। इस मंच से बोलने की मेरी तो क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मंच ने और इस डाइस ने इतने बड़े बड़े विद्वान देखे हैं कि उनके सामने मतलब उनके, अब मैं अपना पूरा जीवन भी लगा दूंगा तो उनकी इतनी वाक प्रतिभा भी नहीं आ पाएगी मुझ में, ना इतना वैदुष्य आ पाएगा। तो ये हमारे वैदुष्य और वाक प्रतिभा वाली बात नहीं है। ये बात है कि आप मतलब अपना समय रहते अपना लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कैसे कर रहे हैं। फिर जब PhD में एडमिशन हो गया, JRF भी मिलने लगा, तब फिर एक नई चिंता आई, कोविड आ गया। कोविड आ गया तो कुछ समय के लिए फेलोशिप्स भी रुकी। उसके बाद फिर सरकार ने 3-4 महीने रोकी, उसके बाद फिर इकट्ठे रिलीज कर दी। लेकिन तब तक ये समझ आ गया था कि 1 साल निकल गया है और ये
जो पैसा है हमें 4 साल और मिलेगा। कब मिलेगा? अगर हम पीएचडी खींच पाएंगे तब। और वो भी सुपरवाइजर हैं, सपोर्ट करते हैं। कई बार उनके साथ भी कुछ बाध्यताएं आ जाती हैं तो नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बोल दिया कि नहीं आप तो 3 साल नहीं करो, 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं दूंगा, और कुछ कर लो, पैसे ही कमाना है। तो कई बार सपोर्ट कर भी देते हैं। तो फिर तब जाके ये समझ आया कि ये भी अंत नहीं है। मतलब छात्रवृत्ति से आप छात्र जीवन निकाल सकते हैं अपना, बट जीवन नहीं निकाल सकते हैं। तो समस्या ये रहती है, हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लग जाता है कि हम कुछ नहीं कमाते थे, उससे अच्छा है 1000 रुपये महीना मिलने लगा, 1000 रुपये से अच्छा है 10,000 रुपये महीना मिलने लगा, 20,000 मिलने लगा, 25,000 मिलने लगा। लेकिन ये भी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप जेआरएफ का पूरा पैसा भी ले लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, और उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, वो समय बहुत मुश्किल समय होता है। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी जेब को आदत भी लग चुकी होती है छात्रवृत्ति के पैसे की या जो स्कॉलरशिप है उसके पैसे की। और उसके बाद जब आपके पास कुछ नहीं बचता है ना, तो फिर बहुत जीवन में एकदम से निराशा आ जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमें समय रहते प्रयास कर लेना चाहिए। छात्रवृत्ति के आधार पर अपना छात्र जीवन ही निकालना चाहिए, पूरे जीवन को निकालने की अपेक्षा छात्रवृत्ति से नहीं करनी चाहिए। अब आती है लक्ष्य निर्धारण की बात। यूपीएससी मेरा टारगेट था शुरू से ही। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कहते थे कि संस्कृत का कोई स्कोप नहीं है, बट मैं सुनता था एक कान से और दूसरे कान से निकाल लेता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि जिस दिन मेरा चयन हो जाएगा उस दिन यही व्यक्ति कहता आएगा कि तुमने संस्कृत जगत का नाम रोशन कर दिया है, गर्व से कर दिया। तो इसलिए अभी भी जैसे छात्राध्यापक आते हैं क्लासेस में, मतलब स्कूल्स में पढ़ाने, जो टीचिंग पीरियड होता है ट्रेनिंग का, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि तुमने ये लाइन क्यों चुनी, इसमें क्या है, ना इसमें इज्जत है ना पैसा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको तब जवाब मत दीजिए, आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, और अपने जो परिणाम है उससे बताइए उन्हें कि संस्कृत में क्या नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ कि जो वाक्पटुता है, मतलब मैंने जीवन में इससे पहले इस मंच पे आके कभी भाषण नहीं दिया। पूरे छात्र जीवन में मैं उस तरफ ही बैठा रहा जिस तरफ आज आप लोग बैठे हैं, और मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ आ पाऊंगा। जब 1-2 बार बोला गया, क्योंकि हमें प्रबुद्ध छात्र माना जाता था, हम क्लास में पढ़ने में अच्छे थे कि बोल दो, मंच संचालन कर दो, तो हमारी हवा निकल जाती थी कि भैया ये नहीं हो पाएगा, बाकी आप लोग देख लो। कभी नहीं किया मंच संचालन। लेकिन अब बोलने में डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो वाक्पटुता है, मुझे किसी के सामने जाने में डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो वाक्पटुता है, ये जो धैर्य है, ये सहन करने की क्षमता, ये हमें संस्कृत ने प्रदान की। क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे अपने जीवन में, जब हम कुछ नहीं थे, उस जीवन से लाके आज यहाँ तक खड़ा करने का काम अगर किया है तो वो संस्कृत ने किया है। और ये मैं वो आदर्शवादी बात नहीं कर रहा हूँ कि कंप्यूटर के लिए बहुत भाषा संस्कृत भाषा है या संस्कृत से संस्कारों का विकास होता है। ये मैंने अपने जीवन में जिया है, अपने जीवन में पाया है, और प्रत्यक्ष उदाहरण से आपके सामने कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अगर जब हम जैसे लोग, मतलब मेरे जैसे 10 लोग भी अगर खड़े हो जाएं और ये चीज़ बोलें कि नहीं, संस्कृत पढ़ने से भी उतनी उन्नति की जा सकती है जितनी आप कर सकते हो। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति उस जगह पे खड़ा हो सकता है जहाँ पे आप खड़े हो, वो उसी तरीके से बात कर सकता है जिस तरीके से आप कर सकते हो। तो फिर ये मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष उदाहरणों से ज़्यादा प्रमाणित होती है ये चीज़ें, बजाय कि अपन, मतलब आदर्शवादी बातें सभी करते हैं। संस्कृत दिवस पे कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, हम भी कहते हैं कि हाँ संस्कृत विश्व की सबसे अच्छी भाषा है। लेकिन उसको प्रमाणित करने का तरीका यही है कि हम ऐसे लोग तैयार करें, या हम में से कुछ ऐसे लोग निकलें जो ये चीज़ प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं, आप भाषा आपकी सफलता में किसी भी प्रकार से बंधन कारक नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि अंग्रेजी नहीं आती तो एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो ये भी आपकी मतलब गलत सोच है। अंग्रेजी आनी चाहिए, ये अच्छी बात है, बट अंग्रेजी ही सब कुछ है, अंग्रेजी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक सोच गलत बात है। क्योंकि जो जिसको भी नोबेल मिलता है, फिजिक्स वाले को, केमिस्ट्री वाले को, साहित्य वाले को, चिकित्सा वाले को, 4-5 क्षेत्रों में नोबेल मिलता है। अगर आप उनके बारे में, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अगर आप उन लोगों के बारे में भी खोज करेंगे, यदि कोई पोलैंड का है तो जरूरी नहीं है कि उसे इंग्लिश आ रही हो, उसे पोलिश भाषा आती होगी, ठीक है ना। कोई फ्रांस का है तो उसे फ्रेंच भाषा आ रही होगी, लेकिन इंग्लिश आ रही हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलने का कारण अंग्रेजी भाषा नहीं होती है। आप अपनी भाषा को ही बेहतर तरीके से जानें। संस्कृत जानने से मुझे एक चीज़ ये भी है कि मुझे आज कम से कम 8-10 भाषाओं का ज्ञान है। मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी,
और जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हिंदी की, वो संस्कृत के कारण हमारा मतलब ये एक बेनिफिट होता है कि आप समझ सकते हो। आज मध्य प्रदेश में मेरी नियुक्ति कहीं भी हो जाती है तो मुझे समस्या नहीं होती है लोकल लोगों को समझने में, और ये एकमात्र कारण है संस्कृत का। जो लोग संस्कृत को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं वो ये चीज़ बेहतर तरीके से जानते हैं, और यही कारण है कि संस्कृत वालों को लगभग सब जगह बोलने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि भाषा उसमें बंधनकारक नहीं होती। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप अगर इस कॉलेज में आ गए तो घर वालों ने फंसा दिया है या गलत फंस गए हैं, या किसी आपका कोई दोस्त किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो ये सिर्फ एक बहाना है कि आप अपनी असफलता को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस कॉलेज में पढ़ा, इस संस्थान में पढ़ा, इससे पहले इससे खराब स्थिति में पढ़ा, उससे पहले उससे खराब स्थिति में पढ़ा, लेकिन अपने आप को आप इस तरीके से तैयार कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये खराब जगह है तो आप किसी बेहतर जगह जाएं और बेहतर कुछ हासिल करें। तब तो आप इस संस्थान को कह भी सकते हो कि नहीं ये कम कर जगह है, लेकिन जब आपके सामने यहाँ से उदाहरण निकल रहे हैं और आपके साथ सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ से सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नौकरी में और जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ये कहने का हक नहीं है कि मतलब सरकार फालतू पैसा खर्च कर रही है। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर प्रयास करें। उसमें समस्या ये रहती है कि समय की और धैर्य की। तो जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता का भी एक अलग पैमाना होता है कि आप सफल किसे कहेंगे। सिर्फ नौकरी में चयनित होना सफलता नहीं होती है, क्योंकि नौकरी में जब आ जाते हैं उसके बाद जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं उन लोगों से आप बात करेंगे तो आपको वो ये कहेंगे कि नहीं यार तुम लोगों का जीवन अच्छा है, अब यहाँ पे बंधन बहुत है, यहाँ पे समस्याएं बहुत है, यहाँ पे ऊपर के अधिकारी बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए सिर्फ नौकरी में सफल होना आपके लिए आय कमाने का एक जरिया होना चाहिए। सफलता के पैमाने हमारे जीवन में हमें स्वयं से उस मायने निर्धारित करने चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपको क्या करके संतुष्टि मिलती है, और जिस काम को करके आपको संतुष्टि मिलती है, अगर आप एक छोटे से स्थान पे छोटे से गांव में रह के भी वो काम कर पा रहे हैं तो आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी से भी ज़्यादा सफल व्यक्ति हैं। इसलिए अपनी सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें और फिर ये देखें कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपके पास समय कितना है, आपके पास साहस कितना है, आपके पास धैर्य कितना है, आपके पास समाज के ताने सुनने के लिए भी धैर्य है या नहीं। क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं होते हैं, 2019 में मेरा MA कंप्लीट हो गया था और 2024 तक मैं बेरोजगार था, मतलब 2023 तक कह सकते हैं। तो 4 साल का जो समय था, मेरे साथ वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके थे, ऑलमोस्ट 29 लोगों का बैच था, जिसमें से 26 लोग आज अच्छी जॉब में है, अच्छी जॉब मतलब क्लास 1 जॉब में है 26 लोग। तो मेरे पास ये प्रेशर था कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम 2-3 लोगों ने तैयारी शुरू की थी क्लास में, लेकिन सिर्फ मैं बचा था जिसने इस तैयारी को कंटिन्यू रखा था, बाकी सब लोगों ने भी छोड़ दिया था। और 2019 से 2024 तक मैं समाज की नज़रों में फालतू ही था, लेकिन न मैंने सोशल मीडिया पर उस चीज़ को व्यक्त किया, न मैंने अपने मिलने वाले किसी से कहा। बस ये है कि आप प्रयास करते रहिए, और ये चीज़ सही है कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप कोई गवाही देना दे, आपका अंतर्मन जरूर गवाही देगा कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और मेरा अंतर्मन हमेशा यही कहता था कि हाँ मैं सफल होऊंगा, क्योंकि जब आप पर्याप्त प्रयास डालते हैं तो आज नहीं तो कल मेहनत का फल तो मिलता ही है। तो 2024 में जब मेरा चयन हुआ तब मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके भी बधाइयाँ दी, मैसेजेस के द्वारा भी बधाइयाँ दी, संस्कृत जगत ने भी बहुत खुशी जाहिर की। और जाहिर सी बात है, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर मैं संस्कृत में नहीं होता तो न मुझ में इतना आत्मविश्वास आ पाता, न इतना धैर्य आ पाता, न इतनी सहने की क्षमता आ पाती। और आज भी जो कार्यशैली है, मतलब वो चीज़ भी मैं जितनी सीखी है संस्कृत जगत के कारण ही सीखी है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि संस्कृत के कारण आप पीछे हैं, कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं है। आज हम लोगों का डिप्टी कलेक्टर का बैच भी 24 लोगों का है, लेकिन ये बड़ाई वाली बात नहीं गुरुजी, जब बताने की बात आती है तो 23 लोग मेरे जैसा न बोल पाते हैं, न मेरे जैसी श्रवण क्षमता रखते हैं, न उनका बात करके बैठा। तो ये चीज़ जो दी है वो भी संस्कृत ने दी है। इंटरव्यू में भी आप थोड़ी सी सिविल सेवा की बात कर लेते हैं, जो लोग सिविल सेवाओं की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शैक्षणिक गतिविधियों में जाते ही हैं। अब शैक्षणिक गतिविधियों में भी इस बार एक विसंगति ये सामने आई है कि व्याकरण और साहित्य के अलावा बाकी विषयों को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हटा दिया है। और ये हटा क्यों पाए हैं वो, क्योंकि हमारे पास संख्या बल नहीं है। प्रयास मुझसे भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बात की, बट जब मैंने कहा कि आप लोग इकट्ठे कर लो, कितने लोग हो रहे हैं चलने वाले, क्योंकि अब हम प्रशासन में आ गए तो हम एक औपचारिक रूप से विरोध दर्ज करा सकते हैं आपके साथ,
खड़े होकर नारे नहीं लगा सकते हैं। जहाँ उचित मंच हो सकता है, ऐसा लगता है कि हमारी बात सुनी जा सकती है, वहाँ हम अपनी बात कह सकते हैं। तो मैंने भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया, लेकिन वास्तव में लोग नहीं आते हैं। मतलब संस्कृत वाले लोगों में थोड़ी सी एक कमी ये है कि वो ये सोचते हैं कि मतलब किसी का कंधा मिल जाए, बंदूक रख के हम चला। आपको नौकरी वैसे ही नहीं मिल रही है। अगर आप प्रदर्शन करोगे और आपको लग रहा है कि हम अगर आगे खड़े होंगे तो हम लाइमलाइट में जाएंगे, हमको नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, हम लोगों ने किए। जितने लोग लाइमलाइट में थे सब नौकरी में हैं। तो इसलिए करना इसलिए नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आपके अधिकार की बात है। अगर आज आपको नौकरी नहीं मिल रही है बिना प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट करने से भी नहीं मिलेगी तो कौन सा नुकसान है। इसलिए अपने अधिकारों की बात करने के लिए भी आपको ही आगे आना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि कोई दूसरा आके आपके लिए अधिकारों की मांग करेगा, या ये गुरुजी सपोर्ट करना, वो गुरुजी, सारे गुरुजी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कब? जब कि आप स्वयं खड़े होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर विश्वास मानिए कि आप सफल भी हो जाएंगे, तब भी असफल ही कहलाएंगे। अब मैं सिविल सेवाओं की बात करता हूँ। सिविल सेवा जो होती है वो 3 चरण की परीक्षा होती है। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, और तीसरे चरण से होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें भी 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान का प्रश्न। सामान्य ज्ञान में सारा सामान्य ज्ञान आ जाता है। उसमें भूगोल भी आ जाता है, सामाजिक ज्ञान भी आ जाता है, अर्थव्यवस्था भी आ जाती है, अर्थशास्त्र भी आ जाता है, वाणिज्य भी आ जाता है, गणित भी आ जाता है, कंप्यूटर भी आ जाता है। और आप सब लोग अगर कक्षा 10 तक पढ़ के आए हैं तो सामान्य सभी विषयों से थोड़ा बहुत परिचित होंगे। तो दूसरा एक रहता है सामान्य समझ का प्रश्न पत्र रहता है, जो कि कोई भी बच्चा हल कर लेता है। उसमें भी सिर्फ पासिंग मार्क्स रहते हैं कि 32 से 33 नंबर लाने होते हैं, वो लगभग सभी के आ जाते हैं। तो वो इतना बड़ा हर्डल नहीं है अपने लिए। इसमें भी 2 परीक्षाएं होती हैं। एक राज्य सेवा की परीक्षा होती है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के लिए व्यक्ति चुने जाते हैं। एक होती है राज्य वन सेवा की, तो उसमें वन सेवा के अधिकारी चुने जाते हैं। तो वन सेवा का जो रिजल्ट बनता है वो दोनों पेपर के कट ऑफ को मिला के बनता है, और प्रशासनिक सेवा का सिर्फ एक पेपर से मिलता है। तो उसमें लेकिन एक अर्हता रहती है कि गणित या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। तो हम लोग उसके लिए अर्ह नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है उसके लिए हमारे होते हैं। और ये हमारे लिए अच्छी चीज़ भी है कि हमारे पास लक्ष्य एक ही है, 2 लक्ष्य नहीं है। क्योंकि कई सारे बच्चों का चयन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है कि उनके सामने 2 परीक्षाएं रहती हैं, और वो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सबको साधने के चक्कर में कई बार दोनों ही पेपर नहीं निकल पाते हैं। आपके सामने लक्ष्य है कि आप सिर्फ एक पेपर लेके चल रहे हैं और एक पेपर की चुनौती हो जाएगी। इसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलता है आपको, जिसमें 6 पेपर होते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें एक पेपर होता है हिंदी भाषा का, और एक पेपर होता है हिंदी के निबंध का। अब ये संस्कृत जगत की ही कृपा है कि जब मैं हिंदी भाषा का पेपर देने जाता था गुरुजी, तो उसके लिए अलग से जो तैयारियां होती थी, मतलब लोग 30-30 हजार रुपये कोचिंग दे देते हैं कि हमें एक संधि, वो यण संधि समझा दो, अयादी संधि समझा दो। और मेरे साथ ये अच्छी चीज़ थी कि मैं सिर्फ 4 पेपर की तैयारी करता था, 2 पेपर की तैयारी नहीं करता था। मुँह उठा के पेपर देने जाता था और 200 में से 160-170 नंबर मेरे आ जाते थे। कभी भी मैंने हिंदी की तैयारी नहीं की, क्योंकि अगर संस्कृत वाला होके हमें हिंदी का व्याकरण ऐसे पढ़ना पड़ रहा है कि आपको इसे मिला दो तो यह हो जाएगा, तो फिर हम भी रेकार है। तो एक चीज़ ये अच्छी रही। दूसरी चीज़ निबंध लिखने की जो कला है, क्योंकि संस्कृत हमें वो शब्द देता है, शैली देता है। और यहाँ इतने व्याख्यान सुने हैं मैंने इस हॉल में बैठ के कि वाक्य विन्यास कैसे किया जाता है, शब्दों की युति कैसे की जाती है। तो ये 2 पेपर, एक हिंदी व्याकरण का पेपर और एक हिंदी निबंध का पेपर। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में ये सुविधा है कि ये दोनों पेपर सिर्फ हिंदी माध्यम में ही दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई इंग्लिश मीडियम से भी पेपर दे रहा है तो भी उसे हिंदी में ही लिखना होगा, निबंध भी हिंदी में लिखना होगा। तो ये 300 नंबर का वेटेज ऐसा था जिसने मुझे मुख्य परीक्षा में बढ़त दिलाई। और ये क्यों हुआ? ये संस्कृत के कारण हुआ, संस्कृत व्याकरण पढ़ने के कारण हुआ। अगर आपकी व्याकरण अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर आप पढ़ के जाओगे, चाहे किसी विषय के हो, चाहे आप साहित्य के हो, चाहे फलित ज्योतिष के हो, सिद्धांत के हो, प्राकशास्त्री में भी आपकी व्याकरण इतनी तो हो ही जाती है कि आप उस उस स्तर से ऊंचे हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से बेनिफिट की, और मैंने 5 मेंस दिए हैं, 5 में मैं सफल भी हुआ हूँ, जबकि निरंतर सिलेबस की कठिनता बढ़ती गई है। बट ये 2 पेपर ऐसे थे, इन्होंने मुझे कभी भी ऐसा होता है कि कई बार एक पेपर खराब हो जाता है हमारा, तो उसमें ये है कि हमने दूसरा पेपर संभाल लिया तो वो बैलेंस हो जाता है। तो ये जो पीछे के 2 पेपर थे, हिंदी व्याकरण का
और हिंदी निबंध था। ये दोनों मेरे हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते थे, तो वो कितने भी पेपर खराब हो जाए वो सबको संभाल लेती थी। और उसके बाद इंटरव्यू में भी जब बात आई, इंटरव्यू होता है 185 नंबर का, तो उसमें से मुझे मिले थे 175 नंबर का होता है, मुझे मिले थे 145 नंबर और हाईएस्ट थे 150 नंबर। मतलब टॉप 10 में था मैं जो इंटरव्यू की लिस्ट थी। और उसमें भी मतलब वो काफ़ी प्रभावित हुए थे जब मैंने बताया कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, संस्कृत बैकग्राउंड से हूँ। और फिर तब उन्होंने पता किया कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। तो ये चीज़ मेरे साथ नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन में आगे जाएंगे और ये चीज़ बताएंगे कि आप संस्कृत पृष्ठभूमि के हैं और जीवन में इतना आगे बढ़े हैं, तो अगर कोई दुर्भावना नहीं रखता होगा उस व्यक्ति को छोड़ के हर कोई आपको अप्रिशिएट ही करेगा। तो ये जो मुझे इंटरव्यू में नंबर मिले 145, ये भी सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि मेरा बैकग्राउंड संस्कृत था। मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाया, मतलब भाषा में। उन्होंने मुझसे पूछा इंटरव्यू में कि अच्छा तुम एक विशेषता ऐसी बताओ अपनी कि जो और विद्यार्थियों मतलब और अभ्यर्थियों में नहीं मिलेगी, ऐसी कोई एक विशेषता बताओ। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि ऐसी कुछ मत बताना कि ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो ये तो सब कर लेते हैं। ऐसे करके उन्होंने एक दो एग्जाम्पल दिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा 5 सेकेंड, फिर मैंने कहा सर आप अगर अनुमति दें तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब मैं जो मेरी विशेषता है। तो बोले हाँ। मैंने कहा गुरुजी मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। तो एकदम से हंसे वो लोग। फिर मैंने बोला कि मैं हिंदी मतलब हिंदी में ही बात करूँगा, कोई और भाषा का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो बोले बोल के दिखाओ। तब फिर मैंने उन्हें लगभग 30 से 40 सेकेंड हिंदी भाषा में बात की जिसमें अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द नहीं था। तो मैंने कहा इसको कैसे एडजस्ट करोगे? तो मैंने कहा गुरुजी ये जो एडजस्ट शब्द है ना, ये भी आप अंग्रेजी का बोल रहे हैं। ऐसे करके 2-3 बार मैंने उन्हें टोका, तो उन्हें सच में वो चीज़ अच्छी लगी। तो उससे भी मतलब मुझे नंबर मिलने में आए। तो ये कह रहा हूँ कि संस्कृत भाषा अगर आप इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं तो ये जीवन में आपको संस्कारों के लेवल पे तो है ही है, ज्ञान के लेवल पे भी समाज में आपको रजिस्ट्रान करवाती है। इसलिए हीन भावना तो आप कहीं से कहीं तक लेके मत आइए कि इस भाषा को पढ़ के जो है हम पीछे होंगे। और जितने भी आप पहले के विद्वान देखिए, अभी जैसे एक मूवी आई है छावा, संभाजी के ऊपर है, उस पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है अभी। संभाजी खुद संस्कृत के काफ़ी बड़े विद्वान थे। जो हमारे राजपूत शासक हुए हैं, महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा और राणा कुंभा, वो संस्कृत के काफ़ी बड़े विद्वान थे। इसके अलावा आधुनिक राजनेताओं में भी देखें तो इस पीढ़ी को छोड़ के, जो मोदी जी वाली पीढ़ी है, इस पीढ़ी को छोड़ के आप नेहरू जी की पीढ़ी या लाल बहादुर शास्त्री की पीढ़ी के कितने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संस्कृत, हिंदी और इसके इंग्लिश के तीनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका समान अधिकार था। उनकी लिखी जो फिलोसफी के मतलब वो ग्रंथ हैं, वो तो आज भी मतलब इतना रिमार्क है उनका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट को उद्धृत करना हो तो डॉक्टर राधाकृष्णन को ही किया जाता है। तो ये जब संस्कृत से पढ़ के मतलब वो भी संस्कृत भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे। तो आप भी प्रयास कीजिए कि इंग्लिश भी जाने, संस्कृत भी जाने, हिंदी भी जाने, लेकिन संस्कृत जानने से आप पीछे होंगे, ये धारणा आपकी कहीं से कहीं तक सही नहीं। मैं आज गर्व से कहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैं आगे होकर बताता हूँ कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। क्यों? क्योंकि संस्कृत ने मुझे वो अनुभव प्रदान किए हैं, वो सामर्थ्य प्रदान की है कि मैं किसी से ये कह पाऊँ। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसी प्रेरणा मिलेगी। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, तो थोड़ा सा और क्लियर हो पाएंगे चीज़ें। एक और चीज़, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। पहले खुद से कीजिए, दोस्तों से कीजिए, अगर आपस में मतलब शंका होती है। क्योंकि ये चीज़ है कि जब यहाँ से भी होता था तब हम लोग भी प्रश्न पूछने वाले 2-3 लोग ही होते थे। मैं खूब प्रश्न पूछता था, यहाँ भी पूछता था। गुरुजी याद है मतलब क्योंकि मैं प्रश्न मंच में रहता था, तो तब भी मेरी जिज्ञासा हमेशा से रहती थी। जिज्ञासा अगर आपके मन में होगी तो वो मुझे लगता है कि आपको फॉरवर्ड ले जाती है, बैकवर्ड कभी नहीं ले जाती है। तो आप लोगों में से किसी के कोई प्रश्न हो, तैयारी से संबंधित भी हो या और कोई वो चीज़ हो रही है? हाँ जी।